हेलो फ्रेंड, स्मार्ट साइंस कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अभी तक अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें धीरे धीरे एक एक करके टॉपिक्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था कि प्रबल और दुर्बल विद्युत की मोलर चालकता पर तनुकरण का प्रभाव क्या होता है। तो हमें पता है प्रबल विद्युत की मोलर चालकता पर तनुकरण का इतना कोई खास प्रभाव नहीं होता, केवल दुर्बल विद्युत की मोलर चालकता तीव्रता के साथ बढ़ती है क्योंकि वियोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। अब आज का टॉपिक है कोलराउस लॉ, कोलराउस नियम। कोलराउस नियम होता क्या है, यहाँ से हम बात क्या करें, कोलराउस से संबंधित पॉइंट क्या होता है कि जो कोलराउस है उन्होंने ये बताया था कि जो भी प्रबल और दुर्बल विद्युत होते हैं उनके लिए यदि तुल्यांकी चालकता और सांद्रता के मध्य आरेख खींचा जाए तो वहां से आरेख में किस प्रकार से परिवर्तन प्राप्त होता है। यहाँ से अपन क्या कह रहे हैं, कौन कौन से विद्युत के लिए बताया था मैंने, प्रबल और दुर्बल दोनों के लिए तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता, तथा दूसरा है सांद्रता के मध्य अगर वक्र खींचा जाए तो वक्र किस प्रकार से प्राप्त होता है, वो कोलराउस के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है। तो आगे अपन बात करेंगे कि यहाँ इन्होंने क्या कहा था कि जो प्रबल विद्युत है उसके लिए जो आरेख है वो लगभग सीधी रेखा प्राप्त होती है या रेखीय प्राप्त होते हैं, लेकिन जो दुर्बल विद्युत हैं उनके लिए जो आरेख हैं वो रेखीय नहीं होते, मतलब अरेखीय होते हैं। तो यहां से बने कहते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से प्राप्त होता है, एक तरफ होता है सांद्रता, एक तरफ होता है लैम्डा एम। यहां से अपन कहते हैं 0, 20, 40, 60, 80, 120 नहीं 100, 120, 160। इस प्रकार से लैम्डा एम के मान है। इधर क्या है सांद्रता 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, इस प्रकार से सांद्रता की वैल्यू है। अब यहाँ अपन कह रहे हैं कि एक तरफ मोलर चालकता है, एक तरफ सांद्रता है, तो यहाँ जो आरेख है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ विद्युत कितने हैं, 2 हैं, एक तो प्रबल है और एक दुर्बल है। तो यहाँ से अपन बात करते हैं कि ये किसके लिए है, केसीएल। यहाँ एक आरेख हम बनाते हैं Na2SO4, एक आरेख अपन बना रहे हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये आरेख कौन सा है, एसिटिक अम्ल। अब यहां से अपन कहते हैं ये दोनों तो क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, और ये क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो इन्होंने ये इस प्रकार से आरेख दिया है, प्रबल के लिए क्या प्राप्त होता है और दुर्बल के लिए किस प्रकार से प्राप्त होता है, तथा एक समीकरण उन्होंने दिया था लैम्डा एम बराबर लैम्डा इंफिनिटी एम माइनस बी रूट सी। ये किसने दिया था, कोलराउस ने एक समीकरण दिया था। लैम्डा एम बराबर होता है सांद्रता सी पर मोलर चालकता, लैम्डा इंफिनिटी एम होता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, बी होता है यहाँ पर स्थिरांक और सी होता है सांद्रता।
तो यहाँ से अपन ने कहा है कि ये किसने दिया था समीकरण, कोलराउस ने। क्या दिया था, लैम्डा एम या लैम्डा सी एम बराबर लैम्डा इन्फिनिटी एम माइनस बी रूट सी। अब यहाँ से अपन कहते हैं कि लैम्डा एम बराबर होता है सांद्रता सी पर मोलर चालकता, लैम्डा इन्फिनिटी एम होता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, v होता है स्थिरांक और c होता है सांद्रता। तो ये जो समीकरण इन्होंने दिया था, इस समीकरण का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था। इन्होंने अपनी मर्जी से अपने तर्कों से ये समीकरण व्यक्त कर दिया, लेकिन इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था। तो आधार नहीं होने के कारण यह जो समीकरण है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं था। तो उसके बाद एक वैज्ञानिक आता है ओसेंगर, वैज्ञानिक आता है कौन सा, ओसेंगर। इस वैज्ञानिक ने इस समीकरण का एक संशोधित रूप दिया था, और जो संशोधित रूप है वो क्या होता है वो अपन देख लें। संशोधित रूप बता रहा हूं मैं कौन सा होता है, वो देखें। किसने दिया था, ओसेंगर ने। इस वजह से उसको ओसेंगर समीकरण भी कहा जाता है। तो देखें क्या होता है, लैम्डा एम बराबर लैम्डा इन्फिनिटी एम माइनस 82.48 अपॉन dt की पावर हाफ नीटा प्लस 8.20 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन dt की पावर 3/2 लैम्डा इन्फिनिटी एम। उसके बाद कोष्टक बंद करें और लास्ट में होता है रूट सी। समीकरण देखें दोबारा से, ये समीकरण किसने दिया था, ओसेंगर ने दिया था। इसका एक सैद्धांतिक आधार है। तो लैम्डा एम बराबर लैम्डा इन्फिनिटी एम माइनस 8.2 इंटू 8.2.48 अपॉन dt की पावर हाफ नीटा प्लस 8.20 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन dt की पावर 3/2 लैम्डा इन्फिनिटी एम रूट सी। तो यहां से अपन कहते हैं कि इसको लैम्डा एम बराबर लैम्डा इन्फिनिटी एम माइनस इस वैल्यू को एक गुणांक देते हैं, स्थिरांक देते हैं क्या, a। इस वैल्यू को भी एक स्थिरांक देते हैं क्या, b। तो यहां से अपन ने क्या किया है, ये पूरी वैल्यू a मानी है, ये पूरी वैल्यू b मानी है। शेष क्या रहेगा, लैम्डा इन्फिनिटी m और बाहर क्या रह गया, रूट c। तो ये किसका ही रूप है, ओसेंगर समीकरण को ही लिखा जाता है। तो यहां से अपन कह सकते हैं d जो होता है वो परावैद्युतांक होता है, नीटा जो होती है वो होती है वलय की श्यानता, लैम्डा इन्फिनिटी एम होता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और लैम्डा एम होता है सांद्रता C पर मोलर चालकता, और C होता है यहाँ पर सांद्रता, और T होता है टेम्परेचर, ताप। तो इस प्रकार से अपन कहते हैं कि कोलराउस का जो समीकरण था उसका सैद्धांतिक आधार नहीं होने के कारण बाद में ओसेंगर नामक वैज्ञानिक ने एक संशोधित रूप दिया था, एक समीकरण दिया था जिसको ओसेंगर समीकरण कहा जाता है। और समीकरण होता है लैम्डा एम बराबर लैम्डा इन्फिनिटी एम माइनस 8.2.48 अपॉन dt की पावर हाफ नीटा प्लस 8.2 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन dt की पावर 3/2 लैम्डा इन्फिनिटी एम कोष्टक बंद करके रूट सी। ये जो समीकरण है वो ओसेंगर ने दिया था। तो ये जो समीकरण है एक सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट होता है या सही होता है। तो ये एक कोलराउस की तुलना में एक सही समीकरण या सफल समीकरण माना जाता है, जिसको संशोधित रूप में बाद में स्पष्ट करते हैं। तो उसको अपन ने क्या कर लिया है, ये जो भी गुणांक हैं
उनको अपन ने ए और बी माना है, तो इस प्रकार से इस समीकरण को लिखा जा सकता है, जहां डी विलायक का परावैद्युतांक है, नीटा शांता है, सी सांद्रता है, लैम्डा एम सांद्रता सी पर मोलर चालकता है, लैम्डा इंफिनिटी एम अनंत अनंतता पर मोलर चालकता का मान है। तो ये जो स्थिति है वो कोलराउस नियम के अकॉर्डिंग या कोलराउस अवधारणा के अकॉर्डिंग स्पष्ट होती है। उसके बाद यहां से जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, जो इन्होंने आरेख दिया है, उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। वो निष्कर्ष कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला जो निष्कर्ष है वो क्या होता है वो सुनेंगे अपन। निष्कर्ष की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। निष्कर्ष क्या होते हैं? सबसे पहला पॉइंट है निष्कर्ष में कि इस आरेख में दो प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं। एक तो होते हैं रेखीय और एक होते हैं अरेखीय। इस प्रकार के जो वक्र हैं उसमें दो प्रकार के आरेख मिलते हैं। वो कौन से होते हैं? एक तो रेखीय और एक अरेखीय। वे पदार्थ या वे विद्युत अपघट्य जिनके लिए वक्र सीधे या रेखीय प्राप्त होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। या इनके लिए कम सांद्रता पर जो आरेख हैं वो रेखीय प्राप्त होते हैं। तो ऐसे विद्युत अपघट्य जिनके लिए प्राप्त वक्र रेखीय होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। देख ले रेखीय वक्र है या नहीं है, सीधी रेखा में प्राप्त हो रहे हैं, थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कुछ खास परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ऐसे पदार्थ या ऐसे विद्युत अपघट्य जिनके लिए वक्र रेखीय ना होकर के अरेखीय होते हैं वो कहलाते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो यहां से एक जो ग्राफ है वो किसके लिए आता है? दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए प्राप्त होता है। एक पॉइंट तो ये हो गया, प्रबल के लिए कैसा आता है, दुर्बल के लिए कैसा आता है, वो कंडीशंस। इसके बाद अपन बात करेंगे सेकंड पॉइंट में कि तनुकरण जो अपन करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? तनुकरण। तनुकरण जब किया जाता है तो प्रबल जो विद्युत अपघट्य हैं उनकी जो मोलर चालकता है, लैम्डा एम का जो मान है वो कोई खास परिवर्तित नहीं होता। क्या कह रहे हैं? तनुकरण करने पर प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता पर कोई खास परिवर्तन नहीं होता। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य का अगर तनुकरण किया जाता है तो वहां पदार्थ की वियोजन की मात्रा बढ़ती है, और जो विद्युत अपघट्य अगर वियोजित होता है तो वहां उसकी आयनन की मात्रा बढ़ेगी। मतलब आयनन की जो मात्रा है वो पहले की तुलना में इंक्रीज अगर होती है तो आयनों की संख्या बढ़ने के कारण मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है। तो यहां से अपन कहते हैं कि वियोजन की जो मात्रा है वो किसके लिए प्राप्त होती है? दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। तो वियोजन की मात्रा को अपन डिनोट करते हैं किससे? वियोजन की मात्रा बराबर अल्फा। इसके लिए आती है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। तो यहां से हम कहते हैं कि जो वियोजन की मात्रा है वो बराबर होती है सांद्रता C पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात के। क्या कह रहे हैं हम कि जो वियोजन की मात्रा है वो सांद्रता C पर मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होती है। तो यहां से अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि ये जो वियोजन की मात्रा है वो केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अपने ली है या ली जाती है। तो अल्फा बराबर क्या है? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इंफिनिटी एम। सांद्रता C पर मोलर चालकता अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो दो पॉइंट अपने हो गए। तीसरा पॉइंट जो होता है वो अपन देख लें। इस नियम के अनुसार या कोलराउस अवधारणा के अनुसार प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को शून्य सांद्रता पर या बहिर्वेशन
विधि इस अवधारणा के अनुसार प्रबल विद्युत की मोलर चालकता को शून्य सांद्रता पर या बहिर्वेशन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि कि यहाँ से अपन कहते हैं कि अगर जैसे जैसे इसको अपन इस की तरफ ला रहे हैं या सांद्रता के मान में कमी ला रहे हैं, मतलब तनुता बढ़ रही है, तनुता बढ़ेगी तो एक अनंत स्थिति पर ये जो पॉइंट है या ये जो ग्राफ है कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे मिलेगा, और जिस पॉइंट पे मिलेगा उस टाइम पे अपन को लैम्डा एम का मान फिक्स प्राप्त हो जाए, जो किस विधि के अंतर्गत आता है, बहिर्वेशन, मतलब अनंत तनुता की स्थिति पर उस प्रबल विद्युत की कोई ना कोई मूलर चालकता जो प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है, अनंत तनुता पर मूलर चालकता, जो किस विधि के अंतर्गत आती है, बहिर्वेशन विधि। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्ट इसके लिए तनुकरण कितना भी किया जाता है, देखो अपन तनुता सांद्रता के मान में कमी ला रहे हैं तो ग्राफ ऐसे आ रहा है, तो अपन देखें जितना भी अपन जाए कहीं पर भी इस पॉइंट पे मिल रहा है क्या, नहीं मिलता, मतलब जितना अपन सांद्रता के मान में कमी लाते हैं तो ये जो ग्राफ है इसकी क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है, किसी भी बिंदु पर इस रेखा को नहीं काटता है, तो यहां से लैम्डा इंफिनिटी एम का फिक्स मान प्राप्त नहीं होता। तो दुर्बल विद्युत का जो मान है वह अप्रत्यक्ष विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो इससे अपन कह सकते हैं कि जो कोलराउस नियम है उससे 3 पॉइंट या 3 निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। एक बार दोबारा से सुनाएंगे अपन कोलराउस जो नियम है या कोलराउस जो अवधारणा है, तो सुनाएं। कोलराउस नामक वैज्ञानिक ने प्रबल और दुर्बल विद्युत की मूलर चालकताओं को स्पष्ट करने के लिए यह अवधारणा एक वक्र प्रदर्शित किया। यह जो वक्र है मूलर चालकता तथा सांद्रता के मध्य लिया जाता है या खींचा जा सकता है जाता है। तो इन्होंने यहाँ प्रबल और दुर्बल दोनों विद्युत अपघट्टियों के लिए यह आरेख व्यक्त किया, आरेख खींचा। इस आरेख के बाद एक इन्होंने अपने अनुसार समीकरण दिया, जो समीकरण होता है लैम्डा एम बराबर लैम्डा इंफिनिटी एम माइनस बी रूट सी। लैम्डा एम बराबर होता है सांद्रता सी पर मोलर चालकता, लैम्डा इंफिनिटी एम होता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, बी होता है यहाँ पर स्थिरांक और सी होता है सांद्रता। लेकिन ये जो समीकरण था इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं होने के कारण कुछ समय पश्चात ओसेंगर नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण व्यक्त किया, समीकरण दिया जो सही था। समीकरण क्या था वो, लैम्डा एम बराबर लैम्डा इंफिनिटी एम माइनस 82.4 ये 82.48 अपॉन dt की पावर हाफ मीटर माइनस 8.20 इंटू 10⁵ अपॉन dt की पावर 3/2 लैम्डा इंफिनिटी m, कोष्टक बंद करने के बाद रूट सी। यहाँ जो स्थिरांक वैल्यू होती है उनको a और b माना जाता है, तो समीकरण आता है लैम्डा m बराबर लैम्डा इंफिनिटी m माइनस a प्लस b लैम्डा इंफिनिटी m रूट सी। तो ये जो समीकरण है वो किसने दिया था, ओसेंगर ने, जो एक सैद्धांतिक आधार रखता है। उसके बाद यहाँ से अपन निष्कर्ष निकालते हैं इस और अपना कोलराउस नियम के अकॉर्डिंग पहला निष्कर्ष आता है कि ऐसे पदार्थ जिनके लिए वक्र सीधी रेखा प्राप्त होती है वह वे प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे विद्युत अपघट्ट जिनके लिए जो आरेख है वो सीधी रेखा नहीं होता, अरेखीय होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन कहते हैं तनुकरण करने पर विद्युत अपघट्ट का वियोजन होता है तो आयनों की संख्या बढ़ती है, आयनों की संख्या बढ़ने के कारण मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्टों की मोलर चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये पहले से ही पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं या इनकी आयन की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा बढ़ती है और वियोजन की मात्रा बढ़ने पर आयनन बढ़ने के कारण आयनों की संख्या बढ़ेगी और मोलर चालकता में वृद्धि होगी। तो आयन की जो मात्रा है उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, तो सूत्र आता है अल्फा बराबर लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इंफिनिटी एम, सांद्रता सी पर मोलर चालकता अपॉन
अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट आता है इसी में कि प्रबल ऊर्ध्वपट की जो मोलर चालकता है उसको अनंत तनुता पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए बहिर्वेशन विधि काम में आती है, लेकिन दुर्बल ऊर्ध्वपट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए अप्रत्यक्ष विधि ली जाती है, जिसके द्वारा अपन दुर्बल ऊर्ध्वपट की मोलर चालकता को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट हैं किसमें, कोलराउस अवधारणा में। तो ये टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे कोलराउस के अनुप्रयोग नेक्स्ट टॉपिक में। तो इसको अपन ध्यान से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। धन्यवाद।